तो क्लास 12th रिवीजन चैप्टर 2 का प्रॉब्लम्स कर रहे थे, प्रॉब्लम्स का लेक्चर नंबर 2। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये क्वेश्चन 10-12 बार आया है। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल या ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, देखिए अगर आइसोलेटेड है, क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, तो उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल। जैसे मान लेते प्लस क्यू है तो उसको सेंटर मान करके स्फेयर क्या करें, ड्रॉ करते जाएं। तो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम। ठीक है, अ सरफेस इन विच पोटेंशियल ऑफ, बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, जरा से बोले तुरंत भगा देंगे। बिल्कुल शांत, पढ़ना हो तो तभी बैठना। मतलब वहाँ बच्चे बर्रा वाले 2-2 घंटे प्रॉब्लम पूछते रहते हैं, यहाँ कोई ट्राई करके नहीं आता है, कुछ बातें करने आते हैं। अ सरफेस इन विच पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट इज सेम, is called equipotential surface। तो सुने, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। पहली चीज़, ये सब तो लिखा ही चुके हैं थ्योरी में। दूसरा पॉइंट क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर एट ईच पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Equipotential surface is perpendicular at each point to the direction of electric field। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, पास पास, और जहाँ वीक होगा वहाँ पे दूर दूर। अगर आप सेम पोटेंशियल डिफरेंस के सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं तो, नहीं समझे, इन स्ट्रांग इलेक्ट्रिक, अभी यही सबसे मेन पॉइंट है, इन स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल surfaces are closure, क्लोजर कह दो, कंजस्टेड कह दो, समझ गए, डेंस कह दो। इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, रेयरर, दूर दूर। ये सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ तब अप्लीकेबल है जब आप बराबर पोटेंशियल डिफरेंस के ड्रॉ करें। और यूनिफॉर्म में कैसे होंगे, इक्विडिस्टेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेन पॉइंट है। तो आप देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड इसमें 65 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं, 65। कम से कम 20 क्वेश्चन किससे रिलेटेड हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस से, 20 कम से कम, 1/3। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पेपर में इसका क्वेश्चन ना आए। अब वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आएगा कि पॉइंट चार्ज के लिए आएगा कि टू पॉजिटिव चार्ज के लिए आएगा, समझ गए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके उसमें ना आए, समझ गए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे होंगे,
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इक्विडिस्टेंट, बराबर दूरी पे। ठीक है, डिस्टेंट। तो ये तो पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग हमने यहीं सीखी थी। एज वी मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, एट इन्फिनिटी इट बिकम्स जीरो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इन्फिनिटी पे पहुंच के क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, सुनिए। तो अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसे। लेकिन ये कब होंगे, जब इनके बीच इक्वल डिफरेंस हो। जैसे मान लेते हैं सपोज ये 50 वोल्ट है, इसके हर पॉइंट पे कितना है 50, इसके हर पॉइंट पे 40, इसके हर पॉइंट पे 30, इसके हर पॉइंट पे 20। समझ रहे हैं ना, मैंने जो पोटेंशियल में डिफरेंस है हर एक के बीच वो क्या हो, सेम। तब की हम बात कर रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि बहुत ट्विस्ट करके पूछते, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करके, तो अगर क्लियर है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं इंक्रीजिंग होता है लाइक दिस, तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस इंक्रीजिंग है, कैसा है, इंक्रीजिंग, तो स्फेरिकल इस तरीके से होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, जैसे हम जान हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, सॉरी पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चलने पे पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा है, स्ट्रांग, कैसा है, तो कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ड्रॉ करें तो एक तो स्फेरिकल होगा, कैसा होगा, ऐसे, लेकिन कैसा होता जाएगा, क्लोजर, ऐसे। समझ गए, यहाँ पे वीक है, दूर दूर, जैसे जैसे आगे जाने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो रहा है, स्ट्रांग, क्लोजर। अभी नहीं समझे, कोई डाउट। तो जहाँ पे वीक होता है वहाँ पे, और हर एक के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, तब ये कंडीशन होती है। अभी नहीं समझे, यही होता है किसमें, पॉइंट चार्ज में। किसमें होता है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, जैसे पॉजिटिव अगर है ऐसे, जगह नहीं है, ये दोनों नोट करो। चलो इसको पॉइंट चार्ज के लिए बना देते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, ऐसे, 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 कैसे हो रहा है, समझ पा रहे हैं, यानी स्पेसिंग क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए। तो चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और दूर जाने पे क्या हो रहा है, वीक। ठीक है, तो शुरू में स्पेसिंग क्या होगी, कम, और जितना बाहर की तरफ जाएंगे स्पेसिंग क्या होगी, बढ़ती है। बस ध्यान रखना, ये सब कुछ कंडीशन तभी है जब वो कैसा, जब वो पोटेंशियल दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 100 वोल्ट है, ये 90 हो गया, ये 80 हो गया, ये 70 हो गया, आगे वाला 60, और दूर बनेगा 60 वाला। समझ गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस पे क्यों नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हाँ, यूनिफॉर्म होता तो इक्वल डिस्टेंस पे होता, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इक्वल डिस्टेंस। नहीं समझे, चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़्यादा, दूर जाने पे क्या होता है, कम। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, क्लोजर, कंजेस्टेड, और जहाँ वीक होता है वहाँ पे रेयरर, दूर दूर। समझ गए, अभी नहीं समझे, ये दोनों बनाए।
और ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज होगा तो भी क्यू पोटेंशियल सरफेस ऐसे ही होगा, बस इलेक्ट्रिक लाइन्स अलग हो जाती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स बाहर निकलेंगी, वहाँ पे क्या होगा, अंदर आएंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स बाहर निकलेंगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने ड्रॉ किया, नेगेटिव चार्ज के लिए भी यही होगा, बस इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये किसके लिए हो गया, यूनिफॉर्म, और ये किसके लिए, पॉइंट चार्ज। अगर कोई पूछे कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किस फॉर्म में होते हैं, तो क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रही है, स्फेयर, हाँ, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, और स्पेसिंग क्या होगी, बढ़ती जाएगी, समझ गए। फिर रिपीट करना, ये हम कब कब बोल रहे हैं, जब हर एक के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो क्लियर, अभी नहीं समझे। फॉर पॉइंट चार्ज, अगर डाइपोल है तब नहीं, वो नहीं जान पाओगे अभी, रुको, लेवल चाहिए उसके लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, बस आपको केवल यही ध्यान रखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में केवल ये ध्यान रखना है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहाँ पे क्लोजर, जहाँ पे वीक है वहाँ पे रेयरर। थर्ड, बेटा देख लो मेन पॉइंट आ रहा है, सबसे ज़्यादा डाइपोल का पूछा गया है। फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में सुने ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर हम बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें किसी भी पॉइंट पे, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होंगे, सेम डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वेनरास्ट का। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, हम वहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, प्लस क्यू नॉट। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रेपल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों कहाँ हो गए, सेम डायरेक्शन में, ऐड हो जाएंगे। क्या नहीं समझ आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ या यहाँ निकालें, जैसे यहाँ निकालें हम, तो ये क्या करेगा, रेपल, प्लस क्यू वाला क्या करेगा, क्यू नॉट को रेपल, और माइनस क्यू वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर कोई पूछे दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा कि बाहर ज़्यादा होगा, बीच में, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और इधर या उधर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, कंजस्टेड, समझ गए। और जहाँ पे दूर दूर होते हैं वहाँ पे रेयरर। ठीक है, बड़ा मजाक बना रखा है फिजिक्स का। चलो, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं, कंजस्टेड, और जहाँ वीक होता है वहाँ पे रेयरर। तो ऐसा बनेगा इसका। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है।
बीच में स्ट्रांग है, ऐसे, ठीक है। यहां पे देखिए पास पास, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग, और यहाँ दूर दूर, क्योंकि इधर वीक, जितना दूर जा रहे हैं उतना वीक होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे इसका तो ये डाइपोल का हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसका हो गया, डाइपोल का। ध्यान रखना, जितना हम चार्ज के बाहर लगातार स्पेस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, बीच में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रांग। क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, एक ही डायरेक्शन में। नहीं समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लस क्यू नॉट, ठीक है। तो प्लस क्यू नॉट जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो प्लस क्यू क्या करेगा, प्लस क्यू नॉट को रेपल, माइनस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट। दोनों कहाँ हो गए, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। तो बीच में आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होंगे, सेम डायरेक्शन में। समझ गए, ऐड हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। बाहर कहीं भी निकालो, चाहे इधर निकालो चाहे उधर निकालो, कैसे होंगे, अपोजिट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वीक, अंदर कैसा है, स्ट्रांग। तो अंदर कैसे बनेंगे, पास पास, बाहर कैसे बनेंगे, दूर दूर। समझ गए, कोई डाउट। तो ये शेप हो गया। हाँ, इसमें एक और होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेन। कौन सा, ये वाला, जो कि कहाँ से होके पास होगा, मिड पॉइंट से। कहाँ से होके पास होगा, क्योंकि आप जानते हैं मिड पॉइंट का मतलब हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो ये ऐसा सरफेस है, समझ गए, ऐसे। तो इसके हर पॉइंट पे देखेंगे, जैसे ये पॉइंट लिया तो प्लस क्यू से जो डिस्टेंस होगी वही माइनस क्यू, कहीं भी पॉइंट लेंगे जो डिस्टेंस प्लस क्यू से वही, यानी जितना पोटेंशियल प्लस क्यू के कारण उतना पोटेंशियल माइनस 0। तो ये प्लेन सरफेस वे हो, यानी यहाँ पे 3 टाइप के हो गए, एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज के चाहो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये निगेटिव, और ये बीचों बीच। तो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से यही क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ गए। अब अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये किस बेस पे ड्रॉ किया जा रहा है, समझ आ रहा है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, पास पास। हाँ, और जहाँ पे वीक होता है वहाँ पे दूर दूर। तो यहाँ चार्ज के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वीक, और चार्ज के बीच में कैसा है, स्ट्रांग, इसलिए ऐसा है। क्लियर, कोई डाउट। अगर यहीं पे दोनों पॉजिटिव चार्ज हों, तो जैसा कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चैप्टर में, इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन श्योर है, हर साल आता है। ज़्यादातर किसके लिए आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे शो करना है। थोड़ा और लेट आते तो पूरा समझ आ जाता, थोड़ा लेट आते तो पूरा समझ आता है। तो कीचड़ बहुत है तो थोड़ा पहले निकला जाता है। अब जिस कोई लड़का बगल वाले मकान में रहता है और कोई रामादेवी से आता है, बराबर टाइम पे निकलेंगे दोनों। फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब इसमें कैसा बनेगा, पहले हम ये पता करेंगे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्ट्रांग है, और कहाँ पे वीक है। समझ गए। सेम वैल्यू भी हो सकती है, प्लस क्यू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुमने डिफरेंट ले लिया, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे निकालो, प्लस क्यू ना छोड़ो, Q1 क्या करेगा, रेपल, Q2 क्या करेगा, रेपल, यानी वीक कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वीक।
जो लार्जर होगा लार्जर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे वही नेट हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ निकालोगे, यहाँ तो Q1 रिपल, Q2 रिपल, दोनों कहाँ हो गए? सेम। ऐसे उधर ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ निकालें प्लस Q0 तो Q1 रिपल, Q2 रिपल। समझ गए ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रांग है? दोनों चार्ज के बीच में कि चार्ज के बाहर? बाहर, यानी बाहर इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? कंजस्टेड, क्लोजर। ठीक है, बीच में दूर दूर। अभी नहीं समझे? तो इसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा। पहले इसको शो करोगे, उसके बाद ही बनाओगे, चाहे वो 1 नंबर का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, तो अंदर दूर दूर होंगे, बाहर पास पास। यानी जो हम स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, चार्ज उस स्फीयर के सेंटर पे नहीं होगा। सेंटर पे कब होता है? जब आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हो। समझ गए? पहले जरूर हम दिखा देते हैं ऐसे ही। अंदर होगा दूर दूर है, पहले ऐसे दिखा दो, अंदर दूर दूर। अब आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? उल्टा कर दिया हमने। हाँ सही है, इधर ये उल्टा हो गया। बाहर कंजेस्टेड होंगे ना, अंदर दूर दूर होंगे। और कंजेस्टेड इस तरीके से। लास्ट वाला ऐसे बना दो। ऐसे कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है? अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? रेयरर। और बाहर कैसे होंगे? क्लोजर। ठीक है, ये और थोड़ा क्लोजर होना चाहिए। ऐसे ये भी क्लोजर कर दो। ये ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका या तो डाइपोल आता है या ये आता है। ठीक है, कहाँ पे कंजस्टेड रखना है, कहाँ पे रेयरर रखना है, वो डिपेंड करेगा कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। डाइपोल में कहाँ पे स्ट्रांग होता है? बीच में। बाहर वीक होता है। सेम चार्ज में क्या होता है? बीच में वीक होता है, बाहर स्ट्रांग होता है। इसलिए ऐसे कोड आउट नोट करें। तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आए। क्या नहीं समझा है? जहाँ पे स्ट्रांग है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? कंजस्टेड। जहाँ वीक है वहाँ पे रेयरर। ठीक है, तो असर्शन और रीजन तक बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 14 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। 15 न्यूटन पर कूलाम मीटर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर। पोटेंशियल, हाँ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, सॉरी ई इंटू डी होता है ना। वी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वी इक्वल टू ई इंटू डी। तो वेद देखिए,
सुने, तो V इक्वल टू E इंटू डी होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं? 15। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम और डी की क्या हो गई? मीटर न्यूटन कूलाम स्क्वायर कूलाम इनवर्स मीटर। यानी किसकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? 16। किसी ने ट्राई किया उसके पहले कोई ना आया हो? कोई पूछना है? बात ट्राई किया क्या तुमने? अरे इस क्लास में ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ों का बैच है, इसमें कोई कहाँ ट्राई करता है। 15 मिनट भी फिजिक्स में पढ़ेंगे वो कहेंगे कठिन लग रही है, कुछ तैयार नहीं है, पढ़ेंगे है नहीं। कितने दिन बाद आ जाओ? तुम वहीं रहो जाके ना, यहाँ रहने लायक तुम्हारा माहौल है नहीं। हम तो कहते हैं ज़्यादा बाहर चले जाओ। अ प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम, अच्छा कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये सब बेकार है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर देखो आ गया 18, देखिए ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो किस फॉर्म में होगा? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। लेकिन शुरू में कैसे होंगे? पास पास, बाद में दूर दूर। समझ गए? जैसे 17 है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी क्वांटिटी है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो कंजर्वेटिव। देखिए जो भी कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं या कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट वर्क करने पे वो वर्क डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम इसको नीचे से ऊपर लाए, इसको मतलब हर बेंच में एक ही एक बुक है। तुम्हारी कहाँ है? बुक देने का कौन सा व्यवहार होता है? बुक जानबूझ के देते होगे ना रहेगी बुक ना पढ़ना पड़ेगा, मन को बहाना मिल जाएगा। नहीं, मन को बहाना मिल जाएगा ना, पढ़ने का तो बहुत मन कर रहा है लेकिन बुक ही नहीं है, चलो सो जाए। तो सुनिए, फील्ड कह दो या फोर्स कह दो, जहां फील्ड है वहां फोर्स है। जो कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं उनमें जो वर्क किया जाता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, किसी न किसी फॉर्म में क्या होता है? स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। अब जैसे बॉडी को नीचे से ऊपर लाए तो जो वर्क किया गया इसमें mgh के फॉर्म में क्या हो गया? स्टोर हो गया। क्लियर? तो जो कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं उनके कारण जो फोर्स लगता है वो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। ठीक है। दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके द्वारा जो वर्क किया जाता है या इसके अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है वो पाथ में नहीं डिपेंड करता है, केवल किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब जैसे यहाँ से यहाँ लाए, कितना वर्क करना पड़ा? mgh। अगर हम ऐसे लाते तो भी कितना वर्क करना पड़ता है? mgh। ऐसे लाते तो भी कितना वर्क करना पड़ता है? mgh। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। बाकी कोई फोर्स हो तो अलग मैटर है, नहीं समझे? तो कंजर्वेटिव फील्ड में या कंजर्वेटिव फोर्स, क्यों कंजर्वेटिव फील्ड में जो फोर्स होता है उसे क्या कहोगे? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फील्ड में कह दो या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कह दो, जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल पोजीशंस पे। समझ गए? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव कौन से होते हैं? जो पाथ पे डिपेंड करें, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, हिस्टेरिसिस फोर्स। ये सब क्या है? मतलब जिसके अगेंस्ट वर्क किया जाए वो वर्क डिस्ट्रॉय हो जाए हीट के फॉर्म में, लौट के वापस ना मिले, उसे बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। समझ गए? जैसे पैसा दो तरीके से खर्च किया जाता है, कपड़े खरीद लिए, खा पी लिया, घूम फिर लिया। ये जो पैसा खर्च हो रहा है ये नॉन कंजर्वेटिव के अगेंस्ट खर्च हो रहा है, लौट के वापस नहीं मिलना है, नहीं समझे? दूसरा खर्च करने का तरीका क्या है? ज्वेलरी खरीद ली, ज़मीन खरीद लिया, नहीं समझे? तो ये जो पैसा खर्च हो रहा है ये क्या हो गया? कंजर्वेटिव। ये कहीं ना कहीं क्या हो गया? स्टोर हो गया। अभी नहीं यहाँ समझे? ठीक है। तो उसी तरह फोर्स होते हैं। बट हम रुकें थोड़ा, अरमिश। अच्छा, तो इसी तरह फोर्स में होता है, जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने पे वो वर्क कहीं ना कहीं क्या हो जाए? स्टोर हो जाए, हीट के फॉर्म में डिस्ट्रॉय ना हो, उसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। उस फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कह देंगे। समझ गए? अब भी नहीं आया समझे?
और कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन है वो पाथ पे नहीं डिपेंड करता, केवल किस पे डिपेंड करता है, पोजीशंस पे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल, किस पाथ से होके गए हो उससे कोई मतलब नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड करता है और उसके अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है वो हीट के फॉर्म में क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, लिबरेट हो जाता है। अब जैसे फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है। अब हमको पता चला यहाँ से किदवा नगर चौराहा जाना है, मान लेते आधा लीटर पेट्रोल लगा, डायरेक्ट गए तो, और मान लेते हम यहाँ से रामा देवी जाएँ, फिर वहाँ से होते हुए झगड़घटी होते हुए वापस आएँ तो पता है 1 लीटर लग गया, या यहाँ से पहले दिल्ली जाएँ फिर उधर से घूम के वापस आएँ किदवा नगर चौराहा। तो अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग पेट्रोल लग रहा है, यानी वर्क डन क्या है, अलग अलग। और ये वर्क डन किसके अगेंस्ट किया जा रहा है, फ्रिक्शन के, यानी फ्रिक्शन कैसा फोर्स हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। अगर अलग अलग पाथ के लिए वर्क डन क्या है, अलग अलग, नॉन कंजर्वेटिव। हर पाथ के लिए वर्क डन सेम है, कंजर्वेटिव। अगर पोजीशन सेम है तो, अभी नहीं समझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब कंजर्वेटिव फील्ड हैं, यानी इनके जो फोर्स हो गए वो कैसे हो गए, कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सब कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? यही 17 में कह रहे हैं, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, देयरफॉर द वर्क डन against electric force या by the electric force does not depend on the actual path of the particle. It depends upon initial position and final position only. केवल किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल। समझ गए? पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब देखिए, देखो 18 है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, 19 है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, समझ गए? 1/3 क्वेश्चन कम से कम इक्विपोटेंशियल सरफेस के हैं। कौन सा बता दिया हमने, पॉइंट चार्ज बता नहीं, 19 भी बता दिया डाइपोल के लिए। ध्यान रखना, तो डाइपोल में हमने बताया 3 एक प्रकार के ड्रॉ किए थे हमने, एक प्लस क्यू के चाहो तो, एक माइनस क्यू के चाहो तो, एक बीच में प्लेन सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, 0, वो प्लेन होता है क्योंकि वो इक्वेटर लाइन से पास होता है। हाँ, पोलराइजेशन वेक्टर, वैसे तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, पहले था, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अब हमने आपको बताया कि थोड़ा वो सिलेबस को इजीली वो एक्सीड कर जाते हैं, लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, ध्यान सुनिए, मैं हूं ना। जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, तो उसके एटम्स क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज चला जाता है निगेटिव प्लेट की ओर, नेगेटिव चार्ज चला जाता है पॉजिटिव प्लेट की ओर, समझ गए? पोलराइज्ड हो जाता है, यानी हर एटम में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी हर एटम डाइपोल बन जाता है, एक तरफ प्लस चार्ज एक तरफ माइनस चार्ज, यानी क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, उसे बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, समझ गए? वैसे तो सिलेबस का पार्ट नहीं, फिर भी लिख लो, लिखो, पूछ सकते हैं ना, थोड़ा बहुत तो लिमिट क्रॉस कर ही जाते हैं। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम is placed, हेडिंग क्या डाली इसमें, पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर लिखा भी आता वेक्टर, क्या लिखा, when a dielectric medium is placed in an external electric field, in an external electric field, external electric field, then the atoms of medium get polarized, that is electric dipole moment,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्मॉल p वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को स्मॉल p से लिखते ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस्ड, क्या लिखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन ईच एटम, इन ईच एटम। पहले चेंज करें, इन्वर्टेड कॉम लिखें। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट produced in per unit volume, per unit volume of a polarized material, of a polarized material, comma, is called electric polarization vector, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, ब्रैकेट में कैपिटल P वेक्टर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल P वेक्टर। प्रोड्यूस्ड इन दैट मटेरियल, आगे लिखो, प्रोड्यूस्ड इन दैट मटेरियल। बड़ा लिखने में कष्ट है, 3 घंटे कैसे लिखोगे लगातार वहाँ। प्रोड्यूस्ड इन दैट मटेरियल, ठीक है। यानी क्या आ गया आपका P वेक्टर, अगर हम कहें तो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्लियर। यानी हम कह सकते हैं P वेक्टर अपॉन V, ध्यान रखना V पोटेंशियल नहीं, यहाँ वॉल्यूम है, क्लियर। यूनिट निकालें अगर हम लोग, यूनिट पूछी ना हमसे, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर, और वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यानी सिग्मा के इक्विवेलेंट। किसके इक्विवेलेंट, सिग्मा के। समझ गए, यही हमसे पूछा है। इसकी यूनिट पूछी है एक्चुअली हमसे, क्या पूछी है, यूनिट। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, इन द गिवन फिगर, इरेज करेंगे, सुनिए। ये कौन सा हो गया, प्लस क्यू, ठीक है, ए बी सी, ये ए, ये सी, और ये बीच में बी। In the given figure, charge plus Q is placed at the center of dotted circle. Work done in taking another charge plus Q from A to B is W1, from B to C W2. कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक है। तो ये तो समझ गया होगा कि A और C का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, क्योंकि जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये, 1/4πε0 Q अपॉन R। नहीं समझे, समझ आया नहीं आ रहा है। तो VA इक्वल टू VC। अब A से B पे जाने कितना वर्क करना पड़ रहा है, W1,
और बी से सी पे जा रहे हैं, कितना वर्क करना पड़ रहा है, W2। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे हम लोग, W1 निकालो पहले। ए से बी पे जा रहे हैं, VB माइनस VA इंटू Q प्लस Q, क्लियर, प्लस Q को ले जा रहे हैं ना। और W2 कितना हो जाएगा, B से C ले जा रहे हैं, VC माइनस VB और ये प्लस Q, क्लियर। अब VC किसके इक्विवेलेंट है, VA के, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, VA माइनस VB Q। चलो इसको ऐसे कर लो, प्लस Q है ना, हमने प्लस Q जानबूझ के रखा है, अगर माइनस Q होता तो फिर माइनस Q रखना पड़ता, क्लियर। तो VA के इक्वल किसके है, VC के, क्योंकि VC किसके इक्वल है, VA के। यहां तक कोई दिक्कत। अब जरा इनको ध्यान से देखो, उन दोनों को, इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं। अगर माइनस साइन कॉमन ले लें यहाँ पे, तो VA माइनस VB इक्वल टू Q, ये W2 हो गया। यानी जितना W1 है उतना W2, बस साइन का अंतर है। किसका अंतर है, साइन का, समझ गए। तो ये चूंकि ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, तो आपको क्लियर लिखना पड़ेगा, दोनों वर्ग की वैल्यू क्या है, सेम है, बस एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। तो क्या कहेंगे, विदाउट साइन की बात करें अगर हम लोग, देखिए जो इसमें सॉल्यूशन दिए गए हैं वो उस टीचर ने किए हैं जो 4-5 साल या 8-10 साल से पढ़ा रहा होगा, नहीं समझे। हमें कितने साल होने जा रहे हैं, 30 साल, 28 तो हो गए, 28 तो हो गए, 29वां चालू हो गया, नहीं समझे, ठीक है। तो अगर उस तरीके से कॉमन तरीके से करोगे तो कॉमन नंबर मिलेंगे। तो बिल्कुल आपको क्लियर करना है, बिल्कुल क्लियर, समझ गए, ताकि उसका बिल्कुल एग्जामिनर का मन बिल्कुल गदगद हो जाए, ठीक है। तो अगर हम विदाउट साइन की बात करेंगे तो W1 इक्वल टू W2, लेकिन ये कब है, विदाउट साइन। लेकिन विद साइन की बात करेंगे तो W2 स्मॉल है। ऐसे आपको करना है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्या नहीं समझे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा सुनिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बी का पोटेंशियल ज़्यादा है और ए और सी का क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है। अगर ये भी नहीं समझ आ रहा है तो फिर 11 मार्च से आने की तैयारी करो, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r। तो ये पास में है और वो दोनों क्या है, दूर है। अरे ये रेडियस हो गई, ये रेडियस से कम हो गई, क्या नहीं समझ आ रहा हो। तो B का पोटेंशियल ज़्यादा है और A और C का क्या है, कम है। तो यहाँ जा रहे हैं लोअर से हायर पोटेंशियल और यहाँ जा रहे हैं हायर से लोअर, तो साइन क्यों नहीं अलग अलग होगा। अगर ऐसे कहते A से B और C से B तो फिर सेम हो जाता है, साइन भी सेम होता है और वैसे भी सेम होता है। लेकिन तुम एक बार कहाँ जा रहे हो, A से B जा रहे हो, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर, फिर तुम B से C जा रहे हो, हायर पोटेंशियल से लोअर, तो कैसे साइन सेम हो जाएगा, नहीं समझे भाई। एक बार तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो, एक बार ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो कैसे वर्क का साइन सेम हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव होगा एक बार निगेटिव होगा, समझ गए। और हमने आपको लास्ट टाइम में बताया था और बार बार अच्छी तरह से बताया था कि वर्क डन दो तरीके से देखते हैं, पॉइंट, एक तो फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा एक्सटर्नल एजेंट यानी हमारे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कुछ नहीं कह रहे हैं तो वर्क डन हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हम लोग क्या है, एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एजेंट कह दो, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है, एक्सटर्नल एजेंट। तो वो एजेंट होते हैं CIA के एजेंट, ठीक है, हाँ 007, ठीक है समझ गए। तो हम लोग भी एजेंट हैं, लेकिन कौन से, एक्सटर्नल। अब नहीं समझे। तो अगर आप, हमने कोई वर्क किया जिसके लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ी, तो वो हमारे लिए कैसा है, पॉजिटिव, और ग्रेविटेशनल फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव, समझ गए। जिस क्वेश्चन में कह देंगे बाय द फील्ड, तो फिर हमें फील्ड के अकॉर्डिंग करना है, करेंगे अपने अकॉर्डिंग, फिर उसका साइन क्या करेंगे, चेंज कर। अब जैसे को नीचे से ऊपर लाए, नीचे से ऊपर, तो हमारे लिए कैसा है ये वर्क, पॉजिटिव, लेकिन फील्ड के अकॉर्डिंग कैसा है, निगेटिव। अगर मैथमेटिकली देखो तो भी वही है, फील्ड कहाँ फोर्स लगा रहा है, इस पर नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर, एंगल कितना हो गया 180, cos 180 -1, FD cos थीटा होता है। तो फील्ड के अकॉर्डिंग माइनस,
हमारे अकॉर्डिंग क्यों पॉजिटिव? क्योंकि हमने इस पर फोर्स कहाँ लगाया? ऊपर, तब तो ये ऊपर गया है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? ऊपर, तो एंगल 0, वर्क डन पॉजिटिव। समझ गए? तो हम जो वर्क निकालते हैं वो अपने अकॉर्डिंग निकालते हैं, बाद में अगर पूछते हैं वो फील्ड के अकॉर्डिंग तो उसको साइन चेंज कर देते हैं। कल क्वेश्चन आया था ना कहीं, यहां तक कोई दिक्कत? नोट करें जल्दी। तो अगर विदाउट साइन कहेंगे तो W1 इक्वल टू W2, विद साइन कहेंगे तो W2 इज लेस देन W1, क्योंकि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। मुन्ना, देखें 3 जनरेशन पढ़ाएंगे, कम से कम 3 जनरेशन। अब जैसे इसके बच्चे आएंगे तो तीसरी जनरेशन हो जाएगी। पापा पढ़े, अब ये पढ़े, इसके बच्चे तीसरी जनरेशन हो जाएगी। कई बच्चों हैं, कई कई आने वाली तीसरी जनरेशन, क्योंकि कई बच्चे 4-5 साल पहले पढ़ के जा चुके हैं, उनके पापा पहले पढ़ते थे। अब वो जैसे उनका अगर सिलेक्शन हो गया कहीं, तुरंत शादी हो जाएगी। सिलेक्शन नहीं हुआ तो लेट हो जाती शादी, लेकिन सिलेक्शन हुआ जैसे एयरफोर्स में, तुरंत शादी हो जाती है। जहाँ से बस ठीक है, बस 10-12 साल बच्चे आ गए पढ़ने 11th में। 3 जनरेशन कम से कम। सुने, तो does charge given to a metallic sphere depends upon whether it is hollow or solid? नहीं, सॉलिड हॉलो से मतलब ही नहीं है। जो भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाएगा वो केवल कहाँ रहता है? आउटर सरफेस पे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। समझ गए? चाहे हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो। ठीक है, आगे कोई कौन सा क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया है बेटा? तुमने कितने किए? 2-4 किए थे बस हो। अच्छा, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जैसे 20, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन देखें। (26) तो बेकार है। कहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा? बीच में मान लो, चलो बता दें फिर भी। सुनिए, कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, पूछ लें अगर किसी ने ट्राई किया हो तो। टू पॉइंट चार्ज, शांत रहो बेटा। 2 point charges Q and -2Q are kept at a distance, kept d distance apart. Find the location of point related to charge Q at which potential due to this system of charges is 0. एक Q है, एक -2Q है। कहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा? देखो, बीच की डिस्टेंस कितनी है? d। तो मान लेते हैं पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या है? 0 है। और ये डिस्टेंस कितनी है? x। तो ये कितनी हो जाएगी? d - x। अब दोनों पोटेंशियल निकालो, दोनों को क्या करो? ऐड कर दो, 0 के इक्वल कर दो। आप जानते हो सबसे आसान काम होता है पोटेंशियल निकालना। तो V = V1 + V2, 1/4πε0 क्या करो? कॉमन ले लो। Q1 की जगह Q, R1 की जगह x, -2Q d - x = 0। ये इधर जाएगा, Q/x = 2Q/d - x। Q से Q कैंसिल, d - x = 2x, यानी x वैल्यू क्या आ गई? d/3। आंसर। तो Q चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगा? d/3। समझ गए? ये कैसे किया गया, समझ आया? V1 होता है 1/4πε0 Q1/R1, और V2 होता है 1/4πε0 Q2/R2। और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। चार्ज को कैसे रखेंगे? विद साइन। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत?
27, देखिए 27, the figure shows the field lines of a positive charge is the work done by the field in moving a small positive charge. अच्छा देखो, फील्ड के अकॉर्डिंग पूछा है, किसके अकॉर्डिंग पूछा है? फील्ड के अकॉर्डिंग. P और Q, P पास में है, Q दूर है. अच्छा, किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा? P का. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, Q नॉट मान लो, फोर्स कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. समझ गए? और P से Q ले जाना, Q से P, Q टू P, Q टू P. यानी हमें तो इधर बनाओ, फिर और क्या, उधर क्या बनाओगे? ये समझे? ऐसे. अब सुनना, ये फोर्स किस कौन लगा रहा है? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है ना. नहीं समझे? डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इनवर्ड्स. और फोर्स कहाँ है? आउटवर्ड्स. यानी बीच का एंगल कितना हो गया? 180. फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वर्क कैसा हो गया? निगेटिव. लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पॉजिटिव. अगर हमें वर्क करना पड़ा तो पॉजिटिव, गेन हुआ तो निगेटिव. ठीक है. क्यों निगेटिव हो गया? फील्ड के अकॉर्डिंग. ये पॉइंट हम बार बार बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इस पॉइंट में. समझ गए? फील्ड फोर्स कहाँ लगा रहा है? आउटवर्ड. और लेके कहाँ है? इनवर्ड. बीच का एंगल 180, cos 180 -1. फील्ड के अकॉर्डिंग निगेटिव, फील्ड के अकॉर्डिंग. लेकिन अगर एक्सटर्नल एजेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव, क्योंकि एजेंट को फोर्स वहाँ नहीं लगाना, बाहर नहीं लगाना है, अंदर लगाना है, और डिस्प्लेसमेंट भी अंदर हो जाएगा. क्लियर? नो डाउट. वर्क करेगा एजेंट ही, लेकिन एजेंट के लिए वर्क जो अगर पॉजिटिव है तो फील्ड के लिए कैसा होता है? निगेटिव. और एजेंट के लिए निगेटिव है तो फील्ड के लिए पॉजिटिव. और एजेंट के लिए वर्क डन निगेटिव तभी होता है जब वो अपने आप हो जाए, जब वो अपने आप हो. अगर इसको P से Q ले जाना होता तो P पे छोड़ देते, Q पे अपने आप चला जाता. तो वो एजेंट के लिए कैसा हो गया? निगेटिव. एजेंट के लिए. तो फील्ड के लिए कैसा हो गया? पॉजिटिव. कुछ समझ आ रहा है? जो एजेंट के लिए पॉजिटिव होता है तो फील्ड के लिए निगेटिव. एजेंट के लिए निगेटिव है तो फील्ड के लिए. एजेंट का मतलब हम लोग. अभी नहीं समझे? और इसका सिंपल तरीका ये है कि अगर हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी तो वो पॉजिटिव हमारे लिए. गेन अगर अपने आप वर्क हो जाए तो वो निगेटिव. समझ गए? तो यहाँ पे हमें वर्क करना पड़ेगा. यानी एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कैसा है? पॉजिटिव. लेकिन फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव. समझ गए? कितना होगा? तो VP माइनस VQ इंटू Q नॉट निगेटिव. ठीक है. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड या पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले आप एजेंट के थ्रू निकाल लिया करो. एजेंट के लिए वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा होगा? निगेटिव. ठीक है. नहीं समझे? क्यों निगेटिव हो रहा है? क्योंकि बीच का एंगल कितना है? 180. ठीक. कोई डाउट? क्या नहीं समझे? एक्सटर्नल एजेंट के अकॉर्डिंग वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव. ठीक है. क्योंकि वर्क करना पड़ेगा भाई, ये इसको धक्का दे रहा उधर, हमें पास लाना है, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी. तो एक्सटर्नल एजेंट के अकॉर्डिंग कैसा है? पॉजिटिव. फील्ड के अकॉर्डिंग निगेटिव. ठीक है. ये दोनों लिख दो ना, एक एजेंट के अकॉर्डिंग भी और फील्ड के. वैसे पूछा इसमें फील्ड के अकॉर्डिंग है. तो ये परपेंडिकुलर क्यों होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? ठीक है. क्यों परपेंडिकुलर होता है? क्योंकि आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन कैसा होता है? जीरो. वर्क डन कैसा होता है? और जीरो तभी हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो. और फोर्स कहाँ होता है?
या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। सुना, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अब ये प्लस क्यू नॉट है, ठीक है, इसको यहां से यहां ले जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और फोर्स ये हो गया, बीच का एंगल कितना हो गया 180, सॉरी 90, समझ गए। और आपको पता है कि वर्क डन जीरो है, और जीरो तभी हो सकता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो 90, एफ डी कॉस 90 होता ना, ठीक है, ये तभी पॉसिबल एफ डी कॉस थीटा, ऐसे करेंगे थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, समझ गए। किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, मतलब जीरो वर्क करना पड़ता है, नहीं समझे। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम टहला रहे हैं उसको, यानी डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, और फोर्स कहाँ होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, समझ गए। हमें पता नहीं परपेंडिकुलर, मान लेते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल पे है, ठीक है, तो वो एंगल कितना आया 90, इसलिए हमेशा परपेंडिकुलर होता है, समझ गए। अब जैसे ये है टू चार्जेस, 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम, देखिए एक +2 है एक -2 है। क्वेश्चन नंबर 31, डायपोल बन गया, क्या बन गया, डिपिक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो डायपोल वाला बनाया था वही बना दोगे। डायपोल में 3 होते हैं, एक +q के चारों तरफ, एक -q के, एक बीच में प्लेन सरफेस, ठीक है। 35, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका है 35, क्वेश्चन नंबर 35, देखिए (35) Consider two identical point charges located at 0, 0, A, 0. दो एक जैसे हैं, एक तो यहाँ पे हो गया 0, 0 पे, और दूसरा कहाँ पे हो गया A, 0 पे, लेकिन Q1 Q2 दोनों की वैल्यू क्या है सेम, दोनों को Q मान लेते हैं, ठीक है। अभी नहीं समझे, हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट, इज देयर अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बीचों बीच, समझ गए। +q नॉट रख दो, ये क्या करेगा रेपल, और वो भी क्या करेगा रेपल, ठीक है। for the electric field to be for the electric at point P, for the electric field to be 0 at point P, यानी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, E1 = E2। जब इक्वल होंगे तभी तो एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल, Q1 की जगह है Q, R1 की जगह ये मान लेते हैं X है, कितना है, तो वो कितना हो जाएगा A - X, समझे नहीं समझे, x², 1/4πε0 Q A - X का होल स्क्वायर, सब कट गया। A - X का होल स्क्वायर = x², यानी A - X = x, x = A/2, मिड पॉइंट। पोटेंशियल कहीं जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल कहीं, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, कहीं भी निकालोगे
हर जगह दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे तो जीरो कहाँ से आ जाएगा, कहीं भी निकालो। तो फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, मिड पॉइंट पे। पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे जीरो, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, यानी दोनों के कहाँ पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ा जाएगा तो उनका रिजल्टेंट जीरो कैसे आ जाएगा, नहीं समझे। हाँ, एक पॉजिटिव चार्ज होता और एक निगेटिव, तो पोटेंशियल जीरो आ जाता। अभी नहीं समझे, भले वैल्यू अलग अलग होती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला देखें 45। कौन सा देखने आ रहे हैं, 45। देखिए बीच के ट्राई कर लेना, चाहो तो इस साल या अगले साल, जब भी मन करे। देखिए इरेज करें। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, मिड पॉइंट पे। पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा, कहीं नहीं। दोनों सेम नेचर के हैं तो पोटेंशियल कहीं जीरो हो ही नहीं सकता, समझ गए। पोटेंशियल जीरो होने के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक, यानी एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा एक निगेटिव होगा, तब तो उनका सम जीरो आएगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका सम जीरो हो जाएगा, दोनों निगेटिव उनका सम जीरो हो जाएगा। डायरेक्शन उसमें होती नहीं है। तो इसकी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने परसों की थी, बीच में तुमको इतना समय मिला किसी ने प्रॉब्लम ट्राई नहीं की। मतलब कितने ज़्यादा नालायक बच्चे हो, लिमिट क्रॉस है। क्या चल रहा है, हाँ तो प्रैक्टिकल रात भर चलता, प्रैक्टिकल क्या क्या, हाँ तो फिर न्यूमेरिकल अगले साल लगा लेना, फाइल बनाते हैं, ठीक है। बोले कोचिंग के न्यूमेरिकल लगा रहे हो ये $45। सुने, टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस A and B with potential V and V plus delta V। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये दूसरा हो गया। ये A हो गया, ये B हो गया। सुनिए, इसका पोटेंशियल कितना V और इसका कितना V प्लस डेल्टा V। स्मॉल डेल्टा है, डेल नहीं, डेल ऐसे होता है, ठीक है। इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अभी तो इसमें वो चीज़ और क्लियर हो जाएगी, एजेंट के द्वारा फील्ड के द्वारा, एजेंट के द्वारा फील्ड के द्वारा। टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस A and B with potentials V and V plus delta V are kept at delta L distance. Deduce the relation between electric field and potential gradient. सुनिए, सुनो जा, ये प्लस क्यू नॉट चार्ज है, फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, बल्कि लोअर से हायर ले जाओ, ज़्यादा सही रहेगा। कहाँ से कहाँ ले जाएं, लोअर से हायर, तो समझ में आ जाएगा इजीली। ये डीएल वेक्टर हो गया। हम कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, ए से बी। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, ए से बी, ठीक है। अभी नहीं समझे,
तो कितना वर्क करना पड़ेगा, dw, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट dl वेक्टर या डेल्टा एल वेक्टर कह लो। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180। हम फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्ड, समझ गए, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है, फील्ड, क्लियर। यानी एफ dl cos 180। यहाँ तक कोई दिक्कत, एफ की वैल्यू कितनी, वो cos 180 -1 हो जाएगा, माइनस ई क्यू नॉट इंटू डी एल, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई क्यू नॉट। अभी नहीं समझे, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डी डब्ल्यू अपॉन माइनस ई इंटू डी एल, और ये डी वी हो गया, डी वी का मतलब डेल्टा वी, यहाँ डेल्टा वी हो जाएगा ना। यानी क्या आ गया आपका, माइनस डी वी अपॉन डी एल, तो माइनस डी वी अपॉन डी एल इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एल इक्वल टू ई, माइनस डी वी अपॉन डी एल इक्वल टू ई। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो माइनस डी वी अपॉन डी एल इक्वल टू ई, ठीक। आगे देखें, अब हमसे क्या पूछा है, कोई दो पॉइंट बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। राइट टू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स कंसर्निंग इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या है, पहले तो वही पॉइंट लिख दो, एज वी मूव along the direction of electric field, as we move along the direction of electric field, electric potential decreases and at infinity की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर एट ईच पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड, नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ गए, अभी नहीं समझे, ये निगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, इरेज करें। देखो, (47) A test charge Q is moved without acceleration from point A to point C। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, शांत रहो, ए बी सी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो B का पोटेंशियल है वही C का, वी बी इक्वल टू वी सी, 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 ठीक है। A test charge Q is moved without acceleration from A to C, from along the path from A to B and B to C। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा A और C के बीच,
अच्छा ए और बी में से किसका, ये तो समझ में आ गया होगा, बी का पोटेंशियल सी का पोटेंशियल आपस में क्या है, सेम। बी का पोटेंशियल सी का पोटेंशियल आपस में क्या है, नहीं समझ आया, बी का पोटेंशियल सी का पोटेंशियल आपस में क्या है, सेम। देखें तो जो बी का पोटेंशियल है वही सी का पोटेंशियल। अच्छा ए और बी में से किसका ज़्यादा है, ए का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस डायग्राम से हमें दो चीज़ें पता चल रही हैं। पहला, जो बी का पोटेंशियल है वही सी का, दूसरा ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज़्यादा है। ठीक है, हमसे ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है, तो ए और बी के बीच निकालो। ठीक है, वेद कैसे निकालेंगे, वेद। ठीक है, नहीं समझे, तो v इक्वल टू ई इंटू डी, ए से बी पे जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू ई इंटू 4e। ठीक है, लेकिन b तो कम है, b क्या है, कम। अगर ये करोगे वी ए माइनस वी बी, हायर से लोअर, तो ये 4e है, और जब वी बी माइनस वी ए करेंगे तो -4e। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वी बी इज लेस देन वी ए। छोटे से बड़ा घटाएंगे निगेटिव, बड़े से छोटा घटाएंगे पॉजिटिव, छोटे से बड़ा घटाएंगे निगेटिव, बड़े से छोटा घटाएंगे, समझ गए, बस बी की जैसी लिख दो। ये क्यों निगेटिव हो गया, समझ में आया, क्योंकि वी सी कम है वी ए ज़्यादा है, वी बी कम है वी ए ज़्यादा है। ठीक है, और जो वी बी है वही वी सी। क्यों नहीं जान पा रहे हो, क्लियर। एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर एंड वाई, किस पे ज़्यादा होगा, ए पे। क्यों, एज वी मूव along the direction of electric field, electric potential decreases। पहले फार्मूला लिख देने वाला, we know that E is equal to minus dV upon dr। ठीक है, निगेटिव साइन सोर्स, as we move along the direction of electric field, electric potential decreases। आपको याद होगा हम लोगों ने छोटे में एक पढ़ा था टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या पढ़ा था, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को हम लोग लिखते थे माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। माइनस सन क्या शो करता था, एज वी मूव along द डायरेक्शन ऑफ हीट कंडक्शन टेम्परेचर डिक्रीजेस, क्योंकि हीट हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। समझ गए, तो कहीं भी माइनस साइन आ रहा है यानी वो चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे हमने कहा रिटार्डेशन ए इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी टी, यानी विथ इंक्रीज इन टाइम वेलोसिटी डिक्रीजेस। रुक जाओ बेटा, 50 तक पहुँच जाने दो। अब हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट। ठीक है, लास्ट आज का कंफर्म लास्ट। ठीक है, बहुत कष्ट में पता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। सुनिए, A dipole with its charge minus q and plus q located at points this and this, minus q plus q, y पे है, और ये पॉइंट कहाँ पे है, yz प्लेन पे है, इक्विपोटेंशियल सरफेस yz प्लेन। तो y यानी ये x हो गया और ये z। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो सेम सीक्वेंस में कर सकते हैं, मतलब ये जैसे यहाँ पे x होता है
यहाँ y होता है, यहाँ z होता है। समझ गए? या तो ऐसे घुमाओ, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा जैसे मर्जी वैसे कर दें। अब जैसे इसको यहाँ ले जाए x हो जाएगा, ये वहाँ पहुँच जाएगा y, वो वहाँ आ जाएगा z। समझ गए? नहीं समझे? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है YZ प्लेन पे, सॉरी YZ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के पर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। ये अच्छा, डाइपोल रखा कहाँ है? प्लस बी माइनस बी, प्लस बी यानी वाई एक्सिस पे। आपसे क्या पूछा है? फोर्स का टॉर्क। सुनिए, ये डाइपोल हो गया, ये ठीक है, ये हो गया प्लस क्यू, ये किस पे? 0 B 0, ये माइनस क्यू। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 माइनस B 0। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे है? परपेंडिकुलर। कैसे है? अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। क्या हो गया? अच्छा, अरे पूरा बन जाता है तब बताते हो हैं, तो उसके पहले आराम से मजा लेते हो, ठीक है? बना लेने दो फिर बताएंगे। क्या चाहे सोचते पहले बना लेने दो फिर बताएंगे। समझ गए? ऐसे प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। क्लियर? तो देखो, ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 90, क्योंकि पी वेक्टर की डायरेक्शन होती फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। क्या डायरेक्शन होती? फ्रॉम निगेटिव टू, ये पी वेक्टर हो गया, यानी बीच का एंगल कितना हो गया? 90। अरे ये एक्स एक्सिस पे और ये निगेटिव से पॉजिटिव यानी वाई एक्सिस पे। तुम क्यों नहीं जान पाते हो? टॉ इक्वल टू क्या होता है? पी साइन थीटा। ये भी नहीं पता होगा? पी हो गया क्यू इंटू 2b ई, और थीटा कितना हो गया? 90 साइन 91 आ गया, ई क्यू इंटू बी 2b आंसर। अरे ये बी है, ये बी है, 2b नहीं हो गया? क्लियर? अभी नहीं समझे? इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाला, अगर डायग्राम नहीं बनाओगे, तुम्हारे सिलेबस का भी है ये, डायग्राम नहीं बनाओगे तो बिल्कुल श्योर हो जाओ 100% गलत होगा। समझ गए? क्या नहीं समझ आया तुम्हें? तो 50 तक बता दिए हमने। आपकी इच्छा हो घर जाके ट्राई कर लें, ना इच्छा हो ना ट्राई करें, ठीक है? कल भी आपकी यही क्लास होगी, मेन बैच नहीं होगा, क्योंकि परसों उसका क्या है? टेस्ट, ठीक है? तो कैपेसिटर की भी फॉर्मेलिटी कल करा देंगे। क्या टाइमिंग? अपनी टाइम बैच है, मेन बैच 6 से 7:30।